एवरीवन। आप सभी के बहुत टाइम से बहुत ही कमेंट्स आ रहे थे कि मैम 30 क्वेश्चंस के आंसर बताइए। तो 30 क्वेश्चन के जो 50% क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट 2 शाम तक आपको मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर थोड़े लेट इसीलिए दिया कि हमने पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया। समझ में आया कि मैंने पहले भी कहा है कि 30 क्वेश्चन करने हैं, सभी को करने हैं, बट चैप्टर का पूरा नॉलेज रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 30 क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट। ठीक है। और मैप की बात तो अभी 24 को एग्जाम है, तो 22 या 21 को जैसे ही टाइम मिलेगा हम मैप को भी बहुत जल्दी कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट मत करते, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। देखा आपने, जो चाइना की जो इकोनॉमी थी, आपको पता है 1980 तक इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों की इकोनॉमी जो थी ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से, सेम ही रेट से ग्रो कर रही थी। लेकिन सडनली 1980 के बाद ऐसे कुछ बहुत सारे चेंजेस चाइना की इकोनॉमी में हुए, कम्युनिस्ट पार्टी जो उनकी गवर्नमेंट उन्होंने किए, जिसके बाद चाइना जो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा और कहते हैं कि 2040 के आते आते शायद चाइना विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आया था, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो जो क्वेश्चन उनको उसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पुटअप कर दिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कि चाइना जो थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कहा गया है, क्योंकि पता ही आपको फर्स्ट और सेकंड तो हम सबको पता है, अमेरिका और रशिया को कहा गया है। तो थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर किसको कहा गया है? चाइना को। कह रहा है द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जिस तेजी से सबसे ज्यादा रेट से जो बढ़ रही है वो चाइना की इकोनॉमी है। चाइना एट वन टाइम बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल एंड दैट टाइम ब्रोक ऑल द लिंक्स विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। हमने पढ़ा था पहले कि चाइना ने जो है बेसिकली सोवियत मॉडल पे अपना मॉडल बनाया था डेवलपमेंट के लिए, और एक टाइम पे सारी जो फॉरेन रिलेशनशिप थे सबको उसने खत्म कर दिया था। और यहाँ पे आपको रखना है कि जिसके कारण अब वो सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पर जिसके कारण चाइना इतनी तेजी से और जल्दी से ग्रो करा। तो पहला है कि यूज ऑफ सोवियत मॉडल। चाइना एक्सेप्टेड सोवियत मॉडल की रिलाइड ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज, खुद के रिसोर्स पे भरोसा करो। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको बेटर यूज करो, अपने पे ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाने की कोशिश करो, ना कि दूसरे देशों पे डिपेंडेंट। जैसे श्रीलंका जो अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई, कि हर चीज के लिए दूसरे देश पे डिपेंडेंट था। तो चाइना ने इस वक्त बहुत पहले सीख ली थी रशिया से कि चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक गुड्स एंड क्रिएट स्टेट ओन हैवी इंडस्ट्रीज फ्रॉम कैपिटल प्रोड्यूस बाय एग्रीकल्चर। कि सभी तरह की जो गुड्स है बेसिकली अपनी इकोनॉमी में हमको बनाना है, दूसरे इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हमें चीजों के लिए नहीं रहना है। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। कह रहे चाइना यूज ऑल रिसोर्सेज टू डेवलप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ऑल सिटीजन प्रोवाइडेड विद द एजुकेशन। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सोवियत यूनियन है, तो सोवियत यूनियन सॉरी यहाँ पे क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट है। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जो भी पार्टी अगर सोशलिस्ट होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी अपनी सोसाइटी में लोग रहते हैं, जो भी उनके सिटीजन है, उनको बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि उनके एजुकेशन हो गए, हेल्थ प्रोग्राम हो गए, वो चीजें उनको प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है कि रिलेशन विद यूएसए। चाइना एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद द यूएसए 1972। मैंने बताया था ना, कुछ चाइना ने कुछ टाइम के लिए सभी देशों से अपनी रिलेशनशिप खत्म कर लेते, आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई, जिसे हिंदी में एकांतवास कहते हैं। लेकिन 1972 में उसने यूएस के साथ अपनी रिलेशनशिप बना के इस आइसोलेशन को सबसे पहले उसने खत्म किया और दिखा दिया कि वो आइसोलेशन की पॉलिसी को नहीं अपनाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा से नुकसान हुआ था। देश की जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट थी काफी ज्यादा रुक गई थी। तो पहला सबसे चेंज उसने क्या करा, विश्व को एक मैसेज दिया कि अब मैं जो है आइसोलेशन की पॉलिसी नहीं अपनाऊं, और 1972 में यूएस के साथ रिलेशनशिप बनाकर ये चीज डिक्लेयर की थी। दूसरा मैंने कहा था उसने मॉडर्नाइजेशन, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज पे उसने फोकस किया इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो मॉडर्नाइजेशन पे, नवीनीकरण, नई नई टेक्नोलॉजी, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, हर चीज में उसने कोशिश की। नेक्स्ट है उसका मेजर पॉलिसी ओपन डोर पॉलिसी। से बहुत अच्छी है, मैंने ऊपर भी बताया था कि अपनी इकोनॉमी को उसने सबसे पहले खोल लिया 1978 में, याद रखना। और सबसे पहले सबसे ज्यादा जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है वो यहीं पर आए, उनके लिए एक बहुत बड़ा हब बना दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मल्टीपल इंडस्ट्री अपने देशों में खोल सकूं। तो लोगों को जॉब देने के लिए, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहता है, तो उनको जॉब देने के लिए उसने इस तरह के एफडीआई को प्रमोट किया। और इसके लिए पहले उन्होंने बेस बनाए। सबसे पहले कैसे, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक में पता ही आपको कि जो कि बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की नेसेसिटी होते हैं, उन्होंने रोड बनाए, पोर्ट्स बनाए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बनाए, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों को डेवलप किया ताकि जो फॉरेनर्स है वो आकर यहाँ पे बिजनेस कर सके। SCZ पढ़ेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए ताकि लोगों को जो है सारी फैसिलिटीज मिल सके, टैक्स बेनिफिट मिल सके। प्राइवेटाइजेशन क्या उसने लिखा ना कि द एरा प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर उन्होंने किया 1982 में, और फिर इंडस्ट्री 1998 में। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप देखो, जो हमने शॉक थेरेपी पढ़ी थी कि जो सोवियत मॉडल ने अपनाया था कि पूरी तरह से कैपिटलिस्ट से पूरी तरह सोशलिस्ट से वो कैपिटलिस्ट रातों रात ट्रांजिशन हो रही थी। ठीक है, सोशलिस्ट से कैपिटलिज्म में जो सडनली शिफ्ट हुए थे, जिसके कारण शॉक थेरेपी हमने पढ़ी थी। बट चाइना ने उससे कुछ सीखा और बहुत ज्यादा
उसको इम्प्लीमेंट किया कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले एग्रीकल्चर क्या, फिर इंडस्ट्री को क्या, ओपन डोर पॉलिसी, SEZ, वन चाइल्ड पॉलिसी, मॉडर्नाइजेशन, हर चीज को उसने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को सीखकर बड़े अच्छे से किया। और वही रीजन है कि चाइना आज के टाइम में जो विश्व की सबसे फास्ट ग्रोइंग हम कह सकते हैं इकोनॉमी बन गई है। तो ये सारी चीजें, तो मेन चीजों याद रखना। देखो मैंने आंसर बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन आपको चीजों को पकड़ना है। SEZ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। तुम्हें याद रखना है कि एग्रीकल्चर में कब क्या 1982 में, इंडस्ट्री में कब क्या 1998 में, ओपन डोर पॉलिसी हो गई, यूएस का रिलेशन बनाकर आइसोलेशन खत्म किया, अपने रिसोर्सेज को सभी चीजों को अपने देश में बनाने की कोशिश की, वोकल फॉर लोकल की बात की। तो इसलिए सारी चीजें अपनाकर चाइना जो है आज नंबर 1 पे तो अभी नहीं है, पर कह रहे बहुत जल्दी 2040 तक नंबर 1 पे आ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन था कि सार्क देशों की इंपॉर्टेंस। तो पहले आपको सार्क देश का मतलब पता होना, सार्क का फुल फॉर्म पता होना चाहिए ना, साउथ एसोसिएशन रीजन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। तो ये रीजनल इनिशिएटिव थे, जिस तरह से EU बने थे, आसियान बने थे, उस तरह से साउथ एशियन देशों ने मिलकर एक अपना रीजनल कॉपरेशन बनाया जो 1985 में बना था। और उसके बाद उन्होंने क्या है, साफ्टा भी याद रखना है आपको, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री जोन एरिया बनाया, जैसे EU के देशों ने बनाया था कि उनके देशों में फ्रीली बिना वीजा के लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, अपने ट्रेड बैरियर्स खत्म कर लिए थे, जितने भी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सभी चीजों को खत्म कर लिया था। तो भारत भी साउथ एशियन देशों के लिए ऐसा ही चाहते थे, इसलिए साफ्टा को उन्होंने बनाया था। तो कह रहे सार्क है प्रोजेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स मेंबर स्टेट रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन नॉन रीजनल पावर। ठीक है, द प्रमोट, उनका जो एम था प्रमोट था वेलफेयर करना, ताकि साउथ एशिया के देश है उनकी जो लाइफ, लोगों की लाइफ है वो इंप्रूव हो सके, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सीलरेट कर सके, कल्चरल डेवलपमेंट हो सके, सारे इंडस्ट्री, ताकि एक दूसरे के जो फुल जो उनकी पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर सके, आपस में एक दूसरे पे भरोसा कर सके, एक दूसरे को कॉपरेट कर सके। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि जो साउथ एशियन कंट्री के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को पे विश्वास क्यों नहीं करते, हमेशा ट्रस्ट क्यों करते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन। मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप कारण जो साउथ जो एसोसिएशन बने थे, सार्क बना था, उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत ने भी इस तरह के साफ्टा बनाए थे ताकि एक देश दूसरे से फ्रीली ट्रेड कर सके, आपस में कॉपरेट ज्यादा कर सके। लेकिन जब भारत ने इस तरह की पॉलिसी लेकर आए थे तो पाकिस्तान और बाकी कुछ देशों ने इसको अपोज किया था कि भारत सबसे, आपको पता है साउथ एशिया के जितने भी देश सबसे ताकतवर सबसे अमीर देश में भारत आता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो भारत है वो आपकी इकोनॉमी में इन्वेट करना चाहता है, वो आपकी इकोनॉमी में घुसना चाहता है, और इस तरह के शक के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एनालाइज एनी 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द EU जो यूरोपियन यूनियन टू बी ए हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बने, चाहे वो सार्क हो, चाहे आसियान हो, चाहे EU हो, उसका ब्रिक्स बने, पर सबसे जो हाईली इन्फ्लुएंशियल अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो क्या है, EU है। तो आखिर क्यों, कौन से ऐसे 4 फैक्टर्स है? देखो यहाँ पे ना तो इकोनॉमिक पूछा, ना पॉलिटिकल पूछा, ना आपसे किसी तरह का पूछा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जब डायरेक्ट 4 पूछे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, तीनों को कवर करो, जैसे इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी, तीनों को कवर करो। कम से कम उसको 2-2 पॉइंट्स लिख दो। डायरेक्ट आप इकोनॉमिक या पॉलिटिकल लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने पहले बताया था आंसर लिखने का तरीका होता है, उससे समझो। ठीक है, मान लो आपको 40 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो आपको जो कोशिश होगी कम से कम मेरे 38, 39 इतने मार्क्स आने चाहिए। कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के 38, 39 मार्क्स है, तो टोटल आपके 80 में से कम 78 तक आपके मार्क्स आने के, तो आपको टीचर इंटरनल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपके 95 से कम तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। और बहुत सारे स्कोर बच्चों के मुझे मैसेज भी आए थे कि मैम हमारे 38, 39 मार्क्स है। तो इस बार भी कोशिश करनी है कि अगर 40 आउट ऑफ 40 नहीं है, कम से कम 38, 39 से कम तो बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। इसके लिए आपका कंटेंट राइटिंग जो है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। राइटिंग का मतलब ये नहीं कि राइटिंग की बनावट सुंदर होनी चाहिए, कंटेंट जो आप लिख रहे हो ना उसमें बहुत स्मार्टली लिखो। अगर आपको बोला गया है कि भैया जो ये EU है एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है, तो इसमें आप तीनों चीजों को बताइए, इकोनॉमिकली कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, पॉलिटिकली कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, मिलिट्री कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपको 3-3 नहीं लिखना, कम से कम 2-2 ही लिख दो, पर आपको ऐसे मतलब फ्लो चार्ट बना के तीनों दिखो, फिर तीनों में पॉइंट्स लिखो। इस तरह से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो कह रहा है EU इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकंड इकोनॉमी विद द GDP मोर देन 18 ट्रिलियन। ये मैंने पहले भी चैप्टर वाइज कराया था, तो वहां से भी आपको आंसर मिल सकते हैं। मैंने बताया था EU जो है, अगर जो यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी यूरो है वो US को डोमिनेंस देने की हिम्मत रखता है, एक कंपटीशन दे सकता है। अगर हम बात करें WTO के अंदर, तो US की जो इतनी भी वर्ल्ड ट्रेड से बिजनेस होता है उसका 3 टाइम्स लार्जर जो है EU के मेंबर्स करते हैं। इसी तरह इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस, अगर कोई अमीर होगा, कोई ताकतवर होगा, तो अपने आप ही वो इन्फ्लुएंसिव होगा ही होगा। पॉलिटिकल की बात करें तो यहाँ पे फिर से काट देती हूँ, यहाँ पे सिविल केवल एक फ्रांस जो है वो वीटो पावर रखता है, क्योंकि पहले ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन अब वहां से निकल चुका EU से। दूसरा, इसकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो बहुत खतरनाक है। ये आपस में, मैंने कहा ना, ये हार्ड पावर के बजाय सॉफ्ट पावर यूज करते हैं, नेगोशिएशन, बातचीत, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी।
इस तरह से दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं। मिलिट्री की बात करें तो कंबाइंड आर्मी फोर्स जो है यूएस के बाद सेकंड नंबर पे आती है, और जो उनकी आर्मी का जो बजट है यूएस के बाद सेकंड दूसरे नंबर पे आते हैं। ईयू के अब 1 मेंबर कह सकते हैं कि जिसके पास न्यूक्लियर पावर वाला देश है। तो ये जो रीजन है जिसके कारण ईयू जो है सबसे हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आता है। बाकी जो आसियान है उसमें भी इतने ज्यादा डेवलप्ड नेशंस नहीं है, सार्क देश में तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ब्रिक्स देशों की बात करें तो उन्होंने अमेरिका को एक तरह से काउंटर करने के लिए उन्होंने ब्रिक्स तो बना दिए, पर उनके बीच देशों के बीच में खुद ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसीलिए सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा गया। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेन द ब्रिक्स, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का सबसे पहले वो फुल फॉर्म बताना, देखो ब्रिक और ब्रिक्स में अंतर आपको पता होना चाहिए। जब साउथ जो अफ्रीका है जब इसमें जुड़ा था तब उसकी जो ब्रिक्स से ब्रिक्स बनाता, तो ब्रिक जो है वो पहले ब्राजील या बी से याद रखना, ब्रिटेन नहीं है, बी से ब्राजील है। बच्चों को कमेंट आए थे मैम बी फॉर ब्रिटेन, नो बी फॉर ब्रिटेन नहीं, बी फॉर ब्राजील। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका सबसे एंड में मेंबर बना था। तो ब्रिक्स जो है इन 5 इमर्जिंग कंट्री के द्वारा इकट्ठे लाया गया था। 42% से पूरे विश्व की 42% जो पॉपुलेशन इन 5 देशों की है, 30% जीडीपी इन 5 देशों की है, समझ में आए। और पॉपुलेशन 42% पॉपुलेशन है, 23% जीडीपी है, और टेरिटरी 30%, क्योंकि रशिया आपको पता है टेरिटरी वाइज सबसे बड़ा है, वो इसी का मेंबर है। 18% जो है ग्लोब ट्रेड। तो इसके हम बात करें फर्स्ट समिट जो 2009 में हुई थी, इसको ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए बने थे। वो मैंने कहा था आपको कॉमन पॉइंट बना लो, चाहे ब्रिक्स आए, चाहे सार्क आए, चाहे आसियान आए, चाहे ईयू आए, सभी के कॉमन ऑब्जेक्टिव वही होंगे, रीजनल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड बैरियर्स खत्म करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, और टेररिज्म के अगेंस्ट आपस में इकट्ठे हुए थे। टेररिज्म सभी देशों की कॉमन प्रॉब्लम है। अब है कि व्हाट इज आसियान वे। आसियान वे क्या है, आसियान शैली जिसे कहते हैं, और उसके मेन पिलर क्या है। तो आगे पिलर को हम आगे बात करेंगे इसमें। व्हाट इज द पिलर ऑफ आसियान कम्युनिटी। अभी यहाँ पे कम्युनिटी की बात हुई है, आगे हम उसके और डिटेल में कम्युनिटी पूरे पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आसियान वे कह रहा है कि इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद इनफॉर्मल, अनऑफिशियल एंड नॉन कन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेटिव, कि जिस तरह से आसियान एक दूसरे के साथ अनऑफिशियल एक दूसरे को कॉपरेट करे, एक दूसरे को सहयोग कर रही है, मदद कर रही है, दैट इज आसियान वे, आसियान शैली, इसी को कहा गया। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे आसियान के, तो कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ करना, वही चीज आगे देखो यहाँ पे सोशल कल्चरल सोशल डेवलपमेंट के लिए, पीस स्टेबिलिटी के लिए, और ये बेसिकली यूएन के जो चार्टर है उन पे काम करते हैं। देशों में नॉन इंटरफेयर करना, जिसके इंटरनल मामले में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है, एक दूसरे को कॉपरेट करना, एक दूसरे को जितना ज्यादा मदद कर सके करना, रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज करना, पीस स्टेबिलिटी, ठीक है, ये दूसरे देश की सोवरेनिटी का ध्यान रखना। तो वही सारी चीजें चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यही मेन ऑब्जेक्टिव होते। अभी आसियान जो पिलर्स है उसको हम अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ साफ्टा। ये सब छोटे क्वेश्चंस में आपके आने के चांसेस हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग। तो वही सार्क मेंबर ने साफ्टा साइन किया था, मैंने बताया था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, विच उसका मेन एम क्या था, फ्री ट्रेड जोन बनाया जाए पूरे साउथ एशिया देशों में। इसको 2004 में साइन किया गया था और जनवरी 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। बट मैंने ये भी बताया था कि सक्सेसफुली नहीं हो पाए थे, क्योंकि साउथ एशियन देश जो है एक दूसरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। जब तक आपका म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, एक दूसरे पे पूरा भरोसा नहीं होगा, तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकता। और यहाँ पे भारत पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो करने की तरह ना एक टेंशन कॉन्फ्लिक्ट जो रिलेशनशिप है, जिसके कारण ये सक्सेस नहीं हो पाया था। और इस भारत पे इल्जाम लगा था कि भारत जो इस साफ्टा को यूज करके दूसरे इकोनॉमी जो इन्वेट करना चाहता है, क्योंकि भारत मैंने बताया कि सबसे बड़ा पावरफुल देश है, तो ये साफ्टा बना तो था बट वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट है कि वाई इजराइल इज बीइंग सीन एज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पावर। देखिए मैंने बताया था, अगर मैप देखोगे तो इजराइल बहुत छोटा सा देश है, लेकिन आज वो जिस तरह से तेजी से डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इजराइल को जो है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहला उसका रीजन उसकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन। मैंने बताया था उसकी आर्मी इतनी कैपेबल है कि विश्व के किसी भी कोने में जाकर वो अपना मतलब जो भी उनका टारगेट है मिशन उसको कंप्लीट कर सकती है। मैंने बताया था उसकी जो उनकी इंटेलिजेंस है, मोसाद, मैंने बताया बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा लोग से डरते हैं, काफी कैपेबल है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे आते हैं हाईएस्ट जो है स्टार्टअप में यूएस के बाद आते हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने में सभी बड़े बड़े देश जो है, बड़े देश इनसे खरीद रहे हैं। 18th नंबर पे यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं। नंबर 1 पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आते हैं। स्किल्ड लेबर पूरे विश्व में किसी के पास है तो इसराइल के पास है। यूएन की मोस्ट पावरफुल नेशन में 8th नंबर पे आते हैं। और मैंने बताया था यही एक ऐसा देश है जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने आप को कवर कर रखा है, क्योंकि इसके पड़ोसी देश जो है जो भी अरब देश है उनके काफी दुश्मन है और एक एक बार में 6-6 7 देश मिलकर उन पर अटैक करते हैं। तो जिसके कारण उसने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। तो उनकी इंटेलिजेंस, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी साइंटिफिक अप्रोच, उनके स्किल्ड लेबर, उनके जो भी गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा मतलब
करप्टेड नहीं है, लोगों में जो नेशनलिज्म है, ये सारी जो है इसराइल को नंबर 1 तो खैर नहीं है, बट काफी एमर्जिंग सुपर पावर के रूप में बना है। नेक्स्ट है कि वाई इंडिया इज कॉल्ड इमर्जिंग सुपर पावर। पहले भी बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आपको पहले भी दिए थे इसका आंसर, कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स के कारण कि इंडिया की जो सबसे बड़ी बात क्या है, चाइना के बाद सेकंड जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन की इंडिया के अंदर आता है, लेकिन सबसे खुशी की बात कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है 50% पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है, 24 साल से छोटे लोग की पॉपुलेशन है, जो हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में आगे कई सालों तक हेल्प वो कर सकती है। दूसरा बताया था मैंने कि सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर हमारे इंडिया है, चाइना के बाद है। स्टेबल डेमोक्रेसी है, सिंस इंडिपेंडेंस लेकर आज तक रेगुलर हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं इंटरवल्स के बाद फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में, चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। मिलिट्री हमारे देश की आर्मी को माना जाता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सबसे ज्यादा देशभक्ति की भावना जो किसी देश की आर्मी वो भारत की है, क्योंकि दूसरे देश के लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो उन्होंने देखा है कि वो ऐसे ऐसे पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी इतने साइंटिफिक इतने अच्छे तरीके से करते हैं अपने जज्बा के कारण। उनमें देश भावना बहुत ज्यादा है, देशभक्ति बहुत ज्यादा है, मतलब मेरा देश मुझसे पहले होना चाहिए, चाहे वो मैं रहूं ना रहूं, इस तरह की जो भावना है वो देश को जो है मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करती है। टूरिज्म, क्योंकि भारत आपने देखा है कि यहाँ पे हर तरह के कल्चर्स है, पहाड़ पठार झील नदियां फोर्ट, इतने जो डाइवर्सिटी कल्चर्स के कारण, जिसके कारण बड़े बड़े देश के लोग जो हमारे देश में आते हैं, मेडिकल टूरिज्म काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है, और सबसे बात है चीप रेट पे, सस्ते रेट पे उनको वो सारी चीजें ट्रीटमेंट्स मिल जाती है जो दूसरे देश में काफी महंगी उनको पड़ती है। साइंस और टेक्नोलॉजी भारत के जो जब से अभी अब देखा है कि मोदी सरकार के आने से हमारे फॉरेन रिलेशनशिप कितनी ज्यादा अच्छे हुए हैं। अभी आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में भारत ने दोनों ही देशों से मदद मांगी और अपने एक एक बच्चे को सेफ अपने घर पर लेकर आए। ये फॉरेन रिलेशन डिप्लोमेसी का ही नतीजा कहा जाता है। तो ये सारे जो रीजन है भारत को कहीं ना कहीं इमर्जिंग सुपर पावर में बना रहा है, जो विश्व गुरु कहा जा रहा है, वो इन्हीं सबके कारण कहा जा रहा है। नेक्स्ट है कि एनालाइज द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन कि चाइना जो है किस तरह से रशिया और यूएस को टेक ओवर कर लेगा 2040 तक, और वो विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। आखिर उसे क्यों कहा गया? कहते हैं किसी को भी अगर माई कहते हैं कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, कोई बच्चे हमारे पास पढ़ने आते, हम उनको पेरेंट्स को बताते नहीं नहीं आपको चिंता की जरूरत नहीं, ये बच्चा तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। अभी भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एम है कि यूपीएससी का क्लियर करना, तो हमें लगता है कुछ बच्चों की मतलब हैबिट देख के या उनकी डेडिकेशन को देख के या उनकी प्रिपरेशन को देख के, जिस तरह उनको पढ़ने की हैबिट है, उसके नॉलेज को देख के कि हाँ इस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है, ये कर लेगा यूपीएससी क्लियर अपने सही टाइम पे। तो उसी तरह से चाइना में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी है जिसके कारण कहा जाता है कि अमेरिका को भी टक्कर देकर नंबर 1 पे बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइना इज कंसिडर्ड एज अ ड्राइवन ईस्ट एशियन ग्रोथ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन। जहां पे वो सिचुएटेड है, अब होता है किसी भी जगह पे जो उसका लोकेशन होता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। चाइना की जो लोकेशन है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा गया चाइना का जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, उसके पास लैंड मास, देखो भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सेकंड नंबर पे हम आते हैं, बट हमारे पास लैंड की बहुत कमी है। बट चाइना के पास लैंड मास बहुत ज्यादा है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, आपको पता है सिंगल पार्टी सिस्टम है वहां पे, और सरकार जो स्टेबल है, जिसके कारण काफी हद तक जिनको पॉलिसीज प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। जो एफडीआई है उन्हीं के लिए, इसीलिए वहां पे गवर्नमेंट चेंज होने की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे जो रीजन है। नेक्स्ट है कि चाइना जो ओपन डोर पॉलिसी खैर ये तो खैर पुरानी बातें हैं। नेक्स्ट है कि एनालाइज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन कंट्री, कि साउथ एशियन कंट्रीज की जो मेन प्रॉब्लम क्या है। मैंने बताया कि साउथ, पहले तो वो पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पूछे साउथ कंट्रीज की प्रॉब्लम क्या है, साउथ एशियन देशों की। सबसे पहले होता हो कि मेंबर कौन है, समझ आए, मेंबर से हमको समझ में आ जाएगा कि कितने डेवलपिंग बैकवर्ड नेशन है। तो पता होना चाहिए इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। तो ये सारे जो है आपको पता है कि इनके जो नेचुरली जो है काफी डिफरेंस है, कहीं पे हिमालय है, कहीं पे अरेबियन सी है, कहीं बंगाल है, कहीं पे इंडियन ओशियंस है। इन सारे एरियाज के अंदर तो नेचुरल जो डिफरेंसेस है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, पॉलिटिकली भी काफी डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे उन देशों की कॉमन प्रॉब्लम क्या है। हर एक देश की, तो ना कि चलो यहाँ पे 8 देश है, तो इन 8 देशों की सभी की अपनी कॉमन प्रॉब्लम। सबसे पहले पॉवर्टी, यानी कि ऑल कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया सफर फ्रॉम लार्ज मासिव लिविंग इन अ पॉवर्टी। इंडिया में क्या है 38% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। दूसरा ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार है वहां पे जो प्रॉपर लोग नहीं मानते। देयर एग्जिस्ट अ ग्रेटर थ्रेट टू ह्यूमन राइट, एंटी सोशल एलिमेंट्स, कम्युनिस्ट एंड पीपल एंड नेगेटिव एटीट्यूड, थिंकिंग एंड अप्रोच। यहाँ पे देखते हैं आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कास्टिज्म के नाम पे बड़ी ज्यादा लड़ाई होती है। और ये सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपने वोट बैंक के लिए इस तरह की लड़ाई को प्रमोट भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो सभी देशों में, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो,
तो सभी देशों पे इस तरह का एटीट्यूड देखने को मिला है। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय डेमोक्रेसी सेवरल कंट्री साउथ एशिया एस्पायर टू द डेमोक्रेटिक कंट्री बट फेस अ प्रॉब्लम कि जितने भी साउथ एशियन देश है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका दो ही ऐसे देश है जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है। अदरवाइज आपने देखा पाकिस्तान में तो खैर मिलिट्री इतना डोमिनेटिंग है कि रूलिंग पार्टी को उठाकर फेंक देती है और अपने मतलब रूल स्टेब्लिश कर लेते हैं। अफगानिस्तान का आपने रिसेंटली हाल ही देखा है किस तरह से उसकी सरकार चल रही है। श्रीलंका पड़ोसी देश की बात करें तो अभी आपने देखा कि वहां पे कितने टाइम से नेशनल इमरजेंसी है। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो सभी देशों की जो सिचुएशन है बड़ी बुरी है, स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकली। तो कह रहे व्हेन वुमेन एम्प्लॉयमेंट है जनरली सीन एट लोअर पोजीशन मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन देशों में। देखिए जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे महिलाओं की जो स्टेटस है वो बहुत खराब है, चाहे कोई भी देश में उठा के देख ले। तो ये जो रीजन है जो सभी देशों की, तो ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लो स्टेटस ऑफ वुमेन हो गया, वहां पर डेमोक्रेसी की जो प्रॉब्लम हो गई, अनस्टेबल डेमोक्रेसी, तो ये सभी कॉमन मेन प्रॉब्लम है और इसमें सभी को आपस में मिलकर एक स्टेप उठाना चाहिए और देश को आगे लेकर आना चाहिए। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फैक्टर दैट हैड कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग स्टेबल डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ एशियन देशों में कि पाकिस्तान में आखिर बार बार जो डेमोक्रेसी है वो गिर जाती है, स्टेबल नहीं रहती। तो कौन कौन से रीजन है? पहले भी हमने देखा था कि डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लेर्जी, लैंड ओइंग, कि बड़े बड़े जो वहां पे धर्म गुरु हैं, जो भी हमारे वहां पे सर मिलिट्री है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो जल्द फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट रहते हैं उसको हटाकर मिलिट्री रूल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो थोड़ी बहुत पैसों के लालच के कारण अपने जो सिक्योरिटी है वो दूसरे देशों को लीक कर सकती है। जो पाकिस्तान है एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और ऐसे में उन चीजों की रक्षा जो केवल मिलिट्री ही कर सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान कंफ्लिक्ट जो है, इंडिया और पाकिस्तान के जो खराब रिलेशनशिप है, जिसने भी कहीं ना कहीं मिलिट्री को ज्यादा ताकतवर को बनाया। नेक्स्ट है कि दीज ग्रुप हैव ऑफन सेड पॉलिटिकल पार्टी एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैव फ्लॉन्ट द पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म्ड। मैंने जो भी बताया ना, सेल्फ माइंडेड जो पीपल है, इसीलिए यहाँ पे जो है आर्मी ही उसको रक्षा कर सकती है। फिर उसके बाद लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, की विदेशों से भी भैया पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं ठीक से मिल पाए ताकि वहां पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश रहे। बार बार अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए वो क्या करते हैं, वहां पर मिलिट्री को स्टेब्लिश करते हैं और अपनी चीजों मनमानी वो करते। तो ये सारे जो रीजन है पहले भी इसके आंसर हम लोग दे चुके हैं। नेक्स्ट है कि नेम द पिलर्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान कम्युनिटी, यानी कि आसियान कम्युनिटी के मेन पिलर्स कौन कौन से हैं, उसके ऑब्जेक्टिव पहले भी मैंने कहा था। जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बना लो, बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आसियान पिलर की बात करें तो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है, आसियान सोशल कल्चर। तो सिक्योरिटी नाम से समझ आ रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड बात हो रही होगी, कॉमन सेंस तो थोड़ा बहुत यूज करना ही पड़ेगा। It was based on the opinion that outstanding terrorism disputes should not be explained to armed confrontation। क्या उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया था कि अगर हमारे कोई टेरिटरियल डिस्प्यूट हो तो देखो पड़ोसी देशों के आपस में मेन जो रीजन होती है लड़ाई करने की वो टेरिटरी को लेकर होती है, बॉर्डर्स को लेकर होती है। उन्होंने कहा अगर हमारी इस तरह की कोई भी दिक्कत होगी सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें वॉर नहीं करना, लड़ना नहीं है, हम आपस में बातचीत करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सिक्योरिटी वालों ने ये डिसाइड किया था। 2003 में आसियान हैड सर्वल एग्रीमेंट प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस, शांति को, न्यूट्रलिटी, कोई दूसरे देश में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोऑपरेट करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल डिफरेंसेस, सोवर्निटी राइट। सोवर्निटी मतलब एक दूसरे के जो इंटरनल मैटर में उनको हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अन्य को दबाएंगे नहीं जो ताकतवर देशों का। द आसियान रीजन फोरम स्टैब्लिश हुआ था 1994 में इनटू ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए। फिर उसके बाद आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात करें तो उन्होंने कॉमन मार्केट बनाया था, सेकंड एंड प्रमोट प्रोडक्शन बेस्ड विद आसियान स्टेट एंड टू एड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, ताकि जो इस रीजन के अंदर सोशली इकोनॉमिक डेवलप हो सके। FTI वही फ्री ट्रेड एरिया बनाया था ताकि इन्वेस्टमेंट, लेबर सबसे फ्रीली एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट कर सके बिना किसी बैरियर के। नेक्स्ट है सोशल कल्चर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या था आसियान के, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल एक दूसरे को डेवलप करना। कह रहा ना कि जो विजन ऑफ आसियान 2022 हैव आउटवर्ड लुकिंग रोल इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ उनका ध्यान था। कह रहा आसियान हैज मीडिएटेड एंड ऑफ द बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट्स है, जैसे देखा ना कंबोडियन कन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमूर क्राइसिस, मीट डिस्कस ईस्ट एशियन कॉपरेशन, कि ये लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उन्होंने बातचीत करके सुलझाया और एनुअल मीट करते हैं ताकि जो भी अगर किसी के मन में कोई डाउट है दूसरे देशों को लेकर तो आपस में बैठ के बातचीत करके सुलझाया जा सके। ASEAN strength lies in policy of interaction and consultation with the member state and dialogue partners with non-regional organization। मतलब अदर जो नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ भी बातचीत करके, तो देखो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल बात से है, लड़ाई किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। इस चीज पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, एक दूसरे कल्चरल रिस्पेक्ट होना चाहिए, दूसरे के म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए।
सो कह रहा है कि एक ही ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया के अंदर जो एक पॉलिटिकल फोरम देते हैं जहाँ पे एशियन कंट्री और जो बड़े बड़े सुपर पावर्स है, जिसमें अमेरिका भी आपको देखते हो कि आपस के मेंबर बने, आपस में आके बातचीत करते हैं, कुछ देश में प्रॉब्लम होती है तो मीडिएट करता है। स्टार्टिंग में भारत ने आसियान देशों के साथ इतना ट्रेड नहीं किया था, लेकिन कोल्ड वॉर एरा खत्म होने के बाद भारत ने भी ट्रेड काफी ज्यादा से बढ़ा है। नेक्स्ट है कि मेंशन द डिफिकल्टी फेस बाय द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो मैं इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन बता दूं, ग्लोबलाइजेशन के मैंने इसमें नहीं डाले, ग्लोबलाइजेशन का अभी मैंने पूरा चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपलोड किया है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 में थे वही क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो बार बार एक ही क्वेश्चन को डाल के टाइम वेस्ट अपना भी नहीं करना, आपका भी नहीं करना। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ जो 30 क्वेश्चन में से ही है। चलिए अब हम लोग दूसरी बुक स्टार्ट करते हैं। मेंशन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो आपको ध्यान से समझना है कि चीज को, हमारे देश में जो फर्स्ट आजादी हमको 1947 में मिल गई थी, हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनकर तैयार हो गया था, लागू कर दिया गया था। अब जरूरत थी कि डेमोक्रेसी के सपने देखे थे उसको पूरा किया जाए। तो ठीक है, देश में इलेक्शन कराने की सोचा गया, लेकिन हमारे देश में इलेक्शन कराने के लिए आपको पता है इलेक्शन कमीशन को पहले सेटअप किया गया। तो सबसे पहले एक एक करके स्टेप बनाए गए। जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया। सुकुमार सेन जो थे पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने, ये आपको याद रखना है। और जब देखा कि चलो अब इलेक्शन कराया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देश में आई। सबसे पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ा, तो वो ये कि टू स्टार्ट विद द इलेक्शन देयर हैड टू बी डीलिमिनेशन ऑफ ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो जब इलेक्शंस होते हैं तो एक एरिया को मतलब बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, इस एरिया के अंदर इतने एमपी खड़े होंगे या एमएलए खड़े होंगे, तो बाउंड्रीज डिसाइड की जाती है। तो हमारे देश में ये जो बाउंड्री डिसाइड करना ये अपने आप में बहुत दिक्कत थी। उसके बाद जो जितने भी हमारे देश में वोटर्स है, देखो 1950s के अराउंड जो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब जो है वहां पे वोटिंग की जो राइट थी, एज थी, वो 21 ईयर्स को रखा गया था। तो वोटर लिस्ट जो है एलिजिबिलिटी तैयार करना, कितने लोग उसमें एलिजिबल है वोट देने के लिए, इन सभी को काम करने के लिए बहुत टाइम लगा। इसमें आपको पता है कि हमारे पास ना तो कोई ट्रेंड मतलब ऑफिसर्स थे, ना कभी इलेक्शन देश में हुए थे, तो स्टाफ्स को ट्रेन करने, तो उनको समझाना था कैसे इलेक्शन कंडक्ट होंगे, बाउंड्रीज बनानी थी, वोटर लिस्ट तैयार करना था। कह रहा वन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द वोटर लिस्ट, जब पहली बार वोटर लिस्ट बना के देखी तो इसमें देखा गया कि जब उसे 40 लाख वुमेन जो थे उनकी रिकॉर्डेड ही नहीं थी, उनको किस नाम से दिया जाए, बस ये कि इसकी वाइफ है, इसकी डॉटर है, उनका नाम ही रजिस्टर्ड नहीं था। द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एंट्री एंड ऑर्डर अ रिवीजन ऑफ पॉसिबल। उसके बाद फिर से दोबारा से जो है फिर से वोटर लिस्ट बनाए गए, स्टाफ को तैयार किया गया, ठीक है, उनको ट्रेंड किया गया 2 लाख स्टाफ को, ताकि इलेक्शंस को फ्रीली और फिर इलेक्शन कराए जाए। तो बहुत सारे, तो क्या क्या दिक्कत आई, पहला सबसे पहले बाउंड्री डिसाइड करना, वोटर लिस्ट को बनाना, स्टाफ को ट्रेंड करना, इन सब चीजों को करने में काफी टाइम लगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। फिर मैं देखा कि जो पहला इलेक्शन, एक चीज मैं बताना भूल गई, वो बताई थी मैं कि 1951 से लेकर अक्टूबर 51 से लेकर फरवरी 52 तक हमारे देश में इलेक्शन हुए, लेकिन फिर भी उसको 1952 का जनरल इलेक्शन कहा जाता है। रीजन है कि जितने भी देश ज्यादातर एरियाज में इलेक्शन हुए थे 1952 में हुए थे, इसलिए इसको 1952 का जनरल इलेक्शन कहा जाता है। और 1952 से लेकर पहली मतलब जितने भी 3 जो इलेक्शन हुए उसमें डोमिनेंस किस तरह कांग्रेस पार्टी का। तो आखिर क्या रीजन था कांग्रेस पार्टी जो है इतनी ज्यादा पावरफुल थी? तो वो ये कांग्रेस पार्टी है इनहेरिटेड लेजेस ऑफ नेशनल मूवमेंट, कि भैया आजादी के संघर्ष में उस टाइम पे लोग कांग्रेस पार्टी को ही जानते थे। उनके ग्रेट लीडर्स हुए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए, गांधी जी उनसे जुड़े थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जुड़े थे। तो सभी को क्या लगता है ये जो आजादी मिली हमें इन्हीं नेताओं की वजह से मिली है, उनको आजादी की विरासत के रूप में उनको देखते थे। तो पहला जब इलेक्शंस हुए तो उसमें से 489 सीट में से 364 सीट जो है कांग्रेस को मिली लोकसभा में, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। कह रहे थे स्टेट इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शन के साथ कांग्रेस स्कोर्ड अ बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शन। द पार्टी रूल ऑल ओवर द कंट्री, नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, हर जगह पे क्या थी, कांग्रेस पार्टी का रूल था। सेकंड इलेक्शन जो 57 हुए उसमें भी वही सिचुएशन थी 1962 में। सो कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजीशन। तो कांग्रेस वन 3 आउट ऑफ द इतने सीट दे रखा है। तो ऐसा नहीं था कि ऑपोजिशन नहीं थे, ऑपोजिशन भी थे, बट वो जो है मतलब उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। सेकंड नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई थी हमारे, और कांग्रेस के पास इतने बड़े बड़े चेहरे थे, इतने बड़े बड़े नाम थे, जिसके कारण उसको पहले 3 जनरल इलेक्शन में जो है काफी डोमिनेंस देखने को मिला। नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हाट डिस्टेंस द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया विद। एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे जरूर है कि आपको बार बार अपने आंसर चेंज करने पड़ेंगे। यही सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी जब मैंने चैप्टर वाइज कराया था तो बहुत अच्छे कंटेंट मैंने आपको लोगों को दिए थे। आप वहां से अगर आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो तो आपको बस वहीं से करना है, या आप अपने बुक में से किसी से कर चुके हो तो आपको इसको दोबारा से लर्न नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान रखना है। आंसर आप चाहे अपने गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे स्कूल में सपोर्टिंग मटेरियल्स दिए गए हैं, चाहे आपके पास अपनी कोई बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे अपने टॉपर्स के नोट लियो,
कहीं से कुछ भी है, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान रखना है, आंसर आप अपनी तरफ से बना के जो नहीं कि इसी को लाइन टू लाइन लर्न करो। अगर आप ऑलरेडी पहले, क्योंकि मैंने पहले भी हर एक चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने डाले हुए थे। अगर बच्चों ने पहले से उसको लर्न किया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको बस को टिक कर देना कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, बार बार नहीं कि आपके आंसर को बदलते रहना, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और जो रीजन है आपका नेसेसरी का जो फोर्स आपके पर जो प्रेशर पड़ेगा उसको हमें हैंडल करना है। नेक्स्ट है कि क्या डिफरेंस, कहना कि ना डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी हमने देखा फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में था, मतलब तो कह रहा है दूसरे देशों में जो वन पार्टी डोमिनेंस है और भारत में जो वन पार्टी डोमिनेंस, तो वो कैसे अलग है। तो कह रहा है इंडिया इज नॉट ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, इफ वी लुक अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड कि बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिला है, बट इंडिया की जो डोमिनेंस पार्टी है और दूसरे देशों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, पहले यहाँ पे आते हैं। कह रहे हैं इन कंट्री लाइक चाइना, वो चाइना में वन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, सीरिया हो गया, क्यूबा हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको परमिट करते हैं वहां पे सिंगल पार्टी रूल करेगी, बट हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं परमिट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहां पे भैया बहुत सारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट वहां पे लोगों के जो पॉपुलर नेता है, लोगों का भरोसा है, उनकी पॉपुलैरिटी के कारण उनको नंबर 1 पे वो आ रही है, वो एक ही पार्टी का डोमिनेंस को बना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको नहीं बताया जा रहा। दूसरी पार्टी जैसे म्यांमार हो गए, बेलारूस हो गए, इजिप्ट हो गए, तो इफेक्टिवली वन पार्टी ड्यू टू द लीगल एंड मिलिट्री प्रेशर के कारण, तो मिलिट्री लीगली के कारण उनको वहां पे बना हुआ है, भारत में ऐसा कोई नहीं है। नेक्स्ट मेक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान की बात करें तो कह रहा यहाँ पे ना कि वन पार्टी डोमिनेंस स्टेट है वहां पे भी। इन इंडिया द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी हैपन अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशन, यानी कि डेमोक्रेसी में एक पार्टी को मिलना बहुत बड़ी बात है। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि रेगुलर 5 साल पे इंटरवल पे प्रॉपर इलेक्शन हो रहे, फ्री फेयर इलेक्शन हो रहे, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है, यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट भी खड़े हुए, अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी को डोमिनेंस मिल रहा है। समझ में आया, डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन के कंडीशन में जो कांग्रेस फिर भी अपने आप को लगातार जो जिता पा रही है, ये जो है उसको वन पार्टी डोमिनेंस दूसरे देशों से अलग उसको बना रहा है। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है एथनिक कन्फ्लिक्ट श्रीलंका। मैंने कहा श्रीलंका में देखो डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम क्या है, जातीय संघर्ष, एथनिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज आपको बताया था कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो 2 कम्युनिटीज के बीच में, सिंहाला पीपल और तमिल लोगों के बीच में। सिंहाला के हिसाब से जो श्रीलंका है वो उनका देश है, इसीलिए जो है सारे बेनिफिट, सारे प्रिविलेज उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। लेकिन और इसीलिए जो तमिल के लोग हैं शुरू से उसको इग्नोर किया गया, उनको हमेशा अधिकार से दबाया गया। तो मजबूरी में आकर उन्होंने बनाया था ना कि जिन्होंने क्या बनाया था, लिट्टे का फुल फॉर्म याद रखना, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ऑफ तमिल इलाम की एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। कह रहे जो कि चाहते कि ठीक है तुम हमारे देश में अगर हमको इक्वालिटी नहीं दे सकते, हमको तुम अधिकार नहीं दे सकते, तो हमारा एक अलग से देश बनाकर अलग कर दिया जाए। एक गवर्नमेंट जो श्रीलंका गवर्नमेंट तो इस चीज के लिए तैयार नहीं हुई, और तमिल में बहुत सारे जो इंडियन तमिल थे, जिसके कारण वहां के तमिल लोगों ने भारत को प्रेशराइज किया कि आप जो है हमारे मामले में हस्तक्षेप करें, बातचीत किया जाए। इंडिया ने अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ और वहां पे शांत। अब 1987 में श्रीलंका की जो आर्मी थी और जो लिट्टे ग्रुप थे उनके बीच में काफी ज्यादा टेंशन हो गया, तो भारत ने यहाँ पे अपनी इंडियन पीस कीपिंग जो थी ना, पीस कीपिंग फोर्स भेजी ताकि वहां की सरकार उनके बीच में बातचीत कर सके। पर वहां पे मैंने बताया कि जब गए थे तो वहां की गवर्नमेंट, वहां के लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया था, और इसीलिए 1989 में बिना कोई कंक्लूजन निकाले जो हमारे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पे वापस आ गई थी। इसके बाद मैंने बताया था इस कारण उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के वो राजीव गांधी जी थे, और जब वो अपनी इलेक्शन कंपनी गए थे तमिलनाडु में तो वहां पर उनकी डेथ भी कहते लिट्टे के ही ग्रुप में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो अब हमारे 1-2 क्वेश्चन और रहते हैं, उसको भी कर लेते, फिर बाकी को बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए हम लोग बाकी जो है वीडियो में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बस, क्योंकि एक ही वीडियो में कराई थी तो बच्चे कमेंट में आने तो मैम प्लीज पार्ट 1 पार्ट 2 करके कराइए, इतनी लंबी वीडियो कोई बच्चे देखना नहीं पसंद करते। तो हमारे बहुत सारे डिफिकल्टीज है, बहुत सारे चैलेंजेस है, जिसके ध्यान में रखते हुए हमको ये काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय द प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या था और क्यों इंदिरा गांधी ने इसको खत्म करने का सोचा 1970 में, और 1970 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी का ये भी बहुत बड़ा रीजन था, एबोलिशन ऑफ, ठीक है, एबोलिशन का प्रीवी पर्स। सबसे पहले समझते प्रीवी पर्स क्या है। जब अपने टर्म 1 में पढ़ा था तो आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में सेकंड बुक के कि जब भारत में इंटीग्रेट किया जा रहा था राज्य रजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट को, तो उस टाइम पे मजबूरी भी थी और जरूरत भी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। पटेल जी ने सभी राजा रजवाड़े से बात की, उनको बोला कि भाई हमारे साथ मिल जाओ, हम तुमको क्या करेंगे, एनुअल अनाउंसमेंट देंगे, आपको रख रखाव के लिए खर्चे देंगे और आपको भी देंगे, आपको जो आने वाली जनरेशन है उसको भी देंगे। उस टाइम वक्त की डिमांड थी, जरूरत थी, भैया ठीक है हमने प्रॉमिस कर लिया, लेकिन इतने साल हमने उसको वादा को निभाया भी। तो 1970 के आते आते इंदिरा गांधी ने देखा कि ये सरकार का बहुत बड़ा बजट जो है वो उनको पालने में जा रहा है, और उन्होंने कहा कि जो प्रॉमिस करने वाले लोग थे और जिनके साथ ये वादा हुआ था वो तो चले गए,
अब अपना कमाओ और खाओ, अब सरकार के ऊपर क्यों इतना प्रेशर बनाने की जरूरत। तो वही ये कहते हैं, टाइम ऑफ डिसोल्यूशन प्रिंसली स्टेट द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट हैड बीन एश्योर्ड दैट के फैमिली वुड गेट राइट टू सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टी, और आपको उस पर सरकार जो है अलाउंस देगी। ठीक है, जिसपे सरकार का काफी ज्यादा बर्डन पड़ रहा था, प्रेशर पड़ रहा था, इसलिए जो है इसको हटाने की जो बनाई उसे प्रीवीपर्स कहा गया। अब क्यों हटाया, सबसे पहले मैंने बताया इंदिरा गांधी ने कहा था कि दी कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस के अगेंस्ट है, इट वॉज राइट अगेंस्ट द इक्वालिटी, बट नेहरू हैड शो द डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज प्रिविलेज आफ्टर 1967 के इलेक्शन को जीतने के बाद उन्होंने डिमांड रखी कि प्रीवीपर्स को हटा दिया जाए, सरकार पे अननेसेसरी का प्रेशर है। उस पैसों से सरकार जो है बहुत ज्यादा गरीबों के लिए स्कूल बना सकती है, हॉस्पिटल बना सकती है, रोड बना सकती है, ठीक है, बहुत काम कर सकती है, अननेसेसरी में इतने लोगों को पालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अच्छी लाइफस्टाइल जिए, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। दिस हेरिडिटी प्रिविलेज है ना अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, इसीलिए सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में इसको है भी नहीं। सो 1970 में उसे डिमांड किया कि अमेंड किया कि प्रीवीपर्स वर रिजेक्टेड बाय राज्यसभा एंड ऑर्डिनेंस वर पुट डाउन सेपरेट कोर्ट। 1971 में जीती थी, मैंने बताया ना, क्योंकि जनता जो है इस बात से बहुत खुश। देखो राजा रजवाड़ा की संख्या लिमिटेड थी, लेकिन गरीब लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा, और इस देश में जो गरीब जनता जिसके साथ है, जिस पार्टी के साथ है, जिस नेता के साथ है, उसे हरा नहीं सकता। इंदिरा गांधी ने इस चीज को बहुत ज्यादा समझ लिया था और इसने इसको खत्म करने की जी, ये बहुत अच्छी हम कहेंगे सकारात्मक सोच इंदिरा गांधी जी की। उन पैसों से आज टाइम में बहुत कुछ अच्छा भला सकारात्मक चीजें हो सकती थी। इंदिरा गांधी की अच्छी अचीवमेंट हम कहेंगे, गरीबों की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्क्राइब टू एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट के पहले डेफिनेशन पता होना, देखो पूछा नहीं यहाँ पे, बट आपको फिर भी बताना है कि जब किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो बहुत सारी पार्टीज आपस में हैंड मिलाती है आपस में, और जो रूल करते उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहा था। तो एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि एक तो कह रहे ना कि कोलिजन गवर्नमेंट प्रोवाइड अल्टरनेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, देयर इज अ केस ऑफ यूज पार्लियामेंट। कह रहे हम किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले तो उस टाइम पे वो लोग आपस में मिलकर देश को रूल कर सकती है। क्या गिव अपॉर्चुनिटी स्मॉल एंड रीजनल पार्टी टू हैव रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। तो जो रीजनल पार्टीज होते हैं उनको सरकार बनाने में मौका मिलता है। बड़े बड़े जो बार बार देखा होगा 1980 के बाद जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी, जो रीजनल पार्टी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है कि इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, की बार बार जो है सरकारें जो है गिरती रहती है। यही रीजन था 1989 से लेकर 2014 से पहले इसमें इतनी ज्यादा सरकार बनी, बार बार इलेक्शंस हुए, और जो भी कोलिजन गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी पोजीशन बहुत कमजोर हो जाती है, वो ठीक से डिसीजन ले पाता, अपने काम को ठीक से कर नहीं पाता। नेक्स्ट है कि रिड्यूस द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑफिस ऑफ पीएम सीएम। मैंने बताया ना, अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर में मिलीजुली सरकार है तो पीएम है वो कमजोर हो जाता है। सीएम जो स्टेट लेवल पे अगर मिलीजुली सरकार है, जैसे कि महाराष्ट्र की हालत आपने देखा, तीन पार्टी ने मिलकर बना रखा है जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में आपने देखा कितने महाराष्ट्र के आए दिन आप लोग टीवी में सुनते होंगे डिपेंड्स ऑन द प्लेजर ऑफ कोलिजन पार्टनर। तो भैया आपको सरकार तब से रह सकती है तब कोलिजन पार्टनर खुश हो, तो ये गवर्नमेंट को कमजोर बनाते हो। कई बार हमें ना चाहते हुए भी ऐसे फैसले लेने पड़ते ताकि हमारे जो मतलब हमारे सहयोगी हैं वो हमसे छूट कर नाराज होकर नहीं जाए, सरकार ना गिरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया भाई, मैंने जानबूझ के इतनी बार क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को किस किस फॉर्म में आए तब भी आपका आंसर नहीं बदलना चाहिए। कह रहा है एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट फेवर्ड इंदिरा गांधी टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। मेंशन एनी 4 अचीवमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, ये जिसके कारण इंदिरा गांधी इतनी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनी। 3 फैक्टर एनहेंस द पॉपुलैरिटी इंदिरा गांधी 1970 में इतनी पॉपुलैरिटी के रीजन क्या थे, वो फैक्टर्स बताने जिसने 70 के इलेक्शन को हेल्प किया। तो वही सारे रीजन पूछे जा रहे हैं। तो वही बता रहे कि कांग्रेस फेस द चैलेंजेस ऑफ लिखा ना पॉलिटिकल सक्सेशन। जब जनवरी 1966 में सडनली शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, तो अब देश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए। ठीक है, तो कुछ लोग चाहते थे कि जो मोरारजी देसाई है वो बना चाहते थे, लेकिन जो भी कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट नेता थे उन्होंने जो है वो चाहता है इंदिरा गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाए। इसके पीछे मैंने बताया था 2 रीजन थे। एक तो इंदिरा गांधी जो तो टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, समझा, वो इन एक्सपीरियंस थी, जिसके कारण जो सिंडिकेट नेताओं को एक मौका मिला कि हम जो है उनके नाम से रूल कर सकते हैं। तो सीक्रेट बैलेट मीटिंग क्या बोलते वोटिंग के थ्रू उनको चुना गया था। तो वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बताने जिसने इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बनाई। तो सबसे पहले मैंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट प्रोग्राम्स बनाए जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म थे, लैंड सेलिंग थे। देखिए यहाँ पे लैंड रिफॉर्म, लैंड सेलिंग क्या था, इंदिरा गांधी ने रूल पास किया, एक व्यक्ति के पास एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा जमीन होगी, वो जमीन सरकार अपने अंडर में ले लेगी, और जो लैंडलेस लेबर जिनके पास अपनी जमीन है उनको सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो लैंड सेलिंग जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एक उनके इनिशिएटिव थे। उनका स्लोगन था 1971 के इलेक्शन में, गरीबी हटाओ। ये बहुत ही ज्यादा फेमस और अच्छा स्लोगन था, समझ में आए। हालांकि गरीबी हटाई नहीं, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया।
उसके बाद उन्होंने कह रहे ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़े थे, उन्होंने इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसी बनाए, प्रीवी पर समाप्ति की, इनके जो गरीब है इससे बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उसके बाद मैंने बताया कि जो गरीबी हटाओ जो थे वो दलित के बीच में डिसएडवांटेज ग्रुप थे, वुमेन थे, इनइक्वालिटी के लोग थे, इन लोगों ने काफी ज्यादा माइनॉरिटी लोगों ने इसको काफी सपोर्ट किया। उसके बाद कह रहा है शी वॉज रिमूव प्रोटेक्टर ऑफ पुअर एंड स्ट्रॉन्ग कैपेबल। मैंने देखा 1969 में जब कांग्रेस पार्टी जो दो भागों में डिवाइड हुई थी तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया था कि इंदिरा गांधी जो है गरीब लोगों की सपोर्टर है, और सिंडिकेट नेता जो अमीर पीवी पर्स को हटाने को लेकर जो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट उसने दिखाया था। और ये बोला प्रीवी पर्स की, जिस तरह से उन्होंने प्रीवी पर्स मैंने बताया ना जो राज्य रजवाड़ों को अलाउंसेस देने का जो प्रॉमिस किया था पुराने नेताओं ने, उनको जो हटाया वो एक बहुत बड़ी उनकी समझ लो क्योंकि पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा उन्होंने बढ़ाई। डिसीजन लेने की जो शक्ति थी समझ में आए, ये सब किसी भी नेता के सबसे बड़ी क्वालिटी होती है डिसीजन लेने की, तो वो पूरी तरह से इंदिरा गांधी में देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचे वो पार्ट बी में आपको सारे मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने आंसर के साथ ये भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि मैम वीडियो ज्यादा लेंथी मत बनाइएगा। मुझे समझ नहीं आता कि अगर एक वीडियो में सारे आंसर मिल जाते तो आपके ज्यादा बेटर होता है, लेकिन बच्चों ने साथ में कमेंट्स किए थे तो प्लीज मैम इसको पार्ट 2 में बनाइएगा। तो ठीक है भैया, आप लोगों ने पढ़ना है तो जैसे आपकी इच्छा होगी उस हिसाब से चीजें चलेगी। तो इसका पार्ट 2 जो है शाम तक आपको मिल जाएगा। तो इतने क्वेश्चन फटाफट आप लोग प्रिपेयर कीजिए, और ऑलरेडी कहीं से आप क्वेश्चन को लर्न कर सको तो प्लीज इस आंसर को मत देखिएगा, ठीक है। वो फिर आप अपने जो आंसर कंटेंट बनाए वो उसी को क्वेश्चन देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। फिर भी आपके मन में और भी कोई डाउट हो मैप से रिलेटेड 22 को करेंगे, डोंट वरी, कोई चिंता मत कीजिए। मैप एंड के दिनों में रिविजन करा दो ताकि वो चीजें एक बार बुक कंप्लीट हो जाए तो मैप के ऊपर हम लोग बहुत जल्दी फोकस करें। फिर भी और भी कोई डाउट हो कंफ्यूजन आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।